Today we are going to start with part 2, Unit 1, Survey of Sources. हम लोग ने पार्ट 1 में बहुत सारे टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं. इसमें हम लोग पार्ट 2 अब स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट 1 का ही. लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक. हम लोग आज एक अनदर स्कॉलर को कवर करेंगे जिनका नाम था मिनहाज उस सिराज. यह एक बहुत ही अच्छे स्कॉलर थे, हिस्टोरियन थे, जिन्होंने एक बुक लिखा जिसका नाम था तबक्ती नासिरी. ये बहुत कुछ कैटेगराइज करता है, पूरे डायनेस्टिक हिस्ट्री को कैटेगराइज करता है, और ये जिस स्टाइल में लिखा गया था उसको तबक्त स्टाइल कहा जाता है. तबक्त का मतलब होता है एक जनरेशन, क्लास, रेस, पॉलिटिकल ऑर्डर. इसको हम लोग क्या कहते हैं? तबक्त कहते हैं. तबक्त जो है जो लिखा गया था मिनहाज उस सिराज के द्वारा, उन्होंने इस बुक में डायनेस्टिक हिस्ट्रीज़ के बारे में बताया है. डिफरेंट पर्सनालिटीज़, डिफरेंट किंग्स, खलीफ्स, खलीफेट्स, डिफरेंट स्कॉलर्स और भी जो लोग थे उन लोगों के बारे में इन्होंने बताया है. यह जो बुक है वो 23 तबक में डिवाइडेड है, और यह तबक जो है 23 वो फर्दर डिवाइडेड है चैप्टर्स में और सबसेक्शंस में. सो मिनहाज उस सिराज जुज़नी Tabaqt-e-Nasiri, was a Rosenthal categorized as a dynastic history. Minhaj dedicated to the Sultan Nasiruddin Muhammad. यह जो इनका बुक था यह किसको डेडिकेटेड होता है? यह डेडिकेटेड है नासिरुद्दीन मोहम्मद को. इनका जो स्टाइल था लिखने का वो था तबक्त स्टाइल. तबक का मतलब क्या होता है? लेयर, और यूज्ड इन द सेंसेस ऑफ डिफाइनिंग द जनरेशन, क्लास, रेस, पॉलिटिकल ऑर्डर. Minhaj used it to explain the dynasties and personality. The book is divided into 23 tabaks, और each tabak जो है different chapters और subsections में divided है. I hope this much is clear to you all. मिनहाज का जो फैमिली था वो बहुत ही रिनोट फैमिली था. उनका बहुत अच्छा रेप्यूटेशन था सोसाइटी में, लोग उनको रिस्पेक्ट करते थे क्योंकि वो काफ़ी रिन्योट थे. मिनहाज जो थे वो काफ़ी रेप्यूटेड थे सोसाइटी में क्योंकि उस समय रिलीजन का काफ़ी इम्पोर्टेंस था. तो यह एक रिलीजियस स्कॉलर थे, तो इनको सब लोग बहुत रिस्पेक्ट देता था. इनका रिलेशन जो था खलीफेट्स के साथ भी अच्छा था, जैसे कि बगदाद के जो खलीफेट थे उनके साथ भी इनका रिलेशन काफ़ी अच्छा था. मिनहाज के जो फादर थे सिराजुद्दीन, वो जो थे वो खुद भी रूलर थे. रूलर एज एन एनवॉय के साथ, जब वो मतलब रूलर नहीं थे, जब वो एक रूलर के साथ जाते हैं जिनका नाम था ख्वारिज़मियान, उनके साथ वो जाते हैं एक खलीफ के कोर्ट में. जब वो जा रहे थे तो बीच में ही उनका जो है डेथ हो जाता है, उनको मार दिया जाता है, उनका मर्डर कर दिया जाता है कुछ रॉबर्स के द्वारा. उनके डिफरेंट एंसेस्टर्स थे जिनका मैट्रिमोनियल टाइज जो था वो डिफरेंट रूलिंग हाउसेस जो था उस समय गाज़ा में, घोर में, उनके साथ काफ़ी अच्छा था. मिनहाज के जो ग्रैंडफादर हुए इमाम अब्दुल खलीक वॉज सन इन लॉ ऑफ द सुल्तान इब्राहिम ऑफ गाज़ा. वो भी जो थे सन इन लॉ थे गाज़ा के सुल्तान, जो गाज़ा के सन इन लॉ, मतलब जो उस समय ग्रेट ग्रैंडफादर जो है इमाम अब्दुल खलीक वॉज सन इन लॉ ऑफ सुल्तान इब्राहिम ऑफ गाज़ा. ये एक सुल्तान थे. उनके जो दादा थे वो जिसके बेटा थे वो, मतलब जो उनके फादर हुए वो थे जैसे कि आपके दादाजी, फिर उनके जो पापा थे तो वो एक सुल्तान थे. हिज फादर वॉज काजी ऑफ घोरिड आर्मी एंड ऑल्सो दैट द बनियान एंड तर्किस्तान. मिनहाज बॉर्न एज एन फिरोज खू हिमसेल्फ. मिनहाज खुद भी एक अच्छे फैमिली में बॉर्न हुए थे. फिरोज खू हिमसेल्फ, इनकी जो माँ थी वो भी काफ़ी अच्छी रिनोट थी, इनके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे. ही ग्रू अप इन द हरम ऑफ प्रिंसेस महामलिक. जो मिनहाज थे वो एक हरम में बॉर्न अप हुए, ब्रॉट अप हुए, उनका स्टडीज़ कंटिन्यू हुआ. जो महामलिक थे उनके, महामलिक जो थे वो जो थी वो डॉटर थी ज़ियाजुद्दीन मोहम्मद बिन साम की. 4 सिस्टर्स उनकी एंड 4 फोस्टर सिस्टर्स, उनकी सिस्टर्स भी थी. स्कूलमेट ऑफ मिनहाज मदर जो थी, मिनहाज मदर की जो थी वो स्कूल में, जैसे कि मिनहाज की जो माँ थी उनकी जो स्कूलमेट्स थी वो सब भी रहती थी. महामलिक एन एजुकेटेड लेडी. जो मिनहाज की जो माँ थी महामलिक, वो काफ़ी एजुकेटेड लेडी थी.
वो इतनी एजुकेटेड थी, उनका बहुत अच्छा एक लाइब्रेरी था, तो मिनहाज को बाहर से बुक नहीं लेना पड़ता था। उनका जो एसेस था लाइब्रेरी का वो काफ़ी इजी था, वो अपनी माँ की लाइब्रेरी में जाके आराम से पढ़ पाते थे। इसीलिए हम लोग कह सकते हैं कि ये भी एक पॉइंट था जिसकी वजह से उनका स्कॉलरी इंटरेस्ट आगे आया। ही बिकेम अ वेरी गुड हिस्टोरियन, है ना। तो मिनहाज हिमसेल्फ पार्टिसिपेटेड इन कैंपेन्स अगेंस्ट द मोंगलूज फॉर लॉन्ग 4 years इन 1220s। हम लोग देखते हैं कि मिनहाज जो थे उन्होंने खुद भी इनिशिएटिव लिया मोंगलूज इन्वेजन में। 4 साल तक उन्होंने इस कोशिश को कायम रखा 1220s में। मिनहाज लेफ्ट फॉर इंडिया इन 1227 बाय द गाजीउद्दीन एंड बनियान एंड रीच द उच्च बाय द बोट। तो मिनहाज जो है वो इंडिया के लिए रवाना हो जाते हैं 1227 में बाय द गाजीन्स एंड बनियान्स एंड रीच उच्च वो पहुंचते हैं बोट से। कुबाचा गॉट इम्प्रेस्ड बाय हिज एकेडमिक्स एंड इंटेलेक्चुअल एंड ऑम एंड मेड हिम द प्रिंसिपल्स ऑफ द फिरूजी मद्रास एंड उच्च एंड अपॉइंटेड हिम द काजी ई लश्कर ऑफ द फोर्सेज ऑफ हिज सन। जैसे ही वो उच्च पहुंचते हैं बोट से, वहाँ के जो खलीफेट्स थे या जो वहाँ के प्रिंस थे या जो इंटेलेक्चुअल्स थे, उनका एकेडमिक इतना अच्छा था कि वो लोग बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं इससे, और क्या करते हैं वो इनको वहाँ के डिफरेंट चीज़ेज़ में अपॉइंट कर देते हैं। जैसे कि काजी लश्कर में उनके बेटे जो थे उनके साथ उनको अपॉइंट कर देते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि व्हेन इल्तुतमिश जैसी अनेक्स करते हैं मुल्तान को 1227 में, यह कंपनी करते हैं मिनहाज टू दिल्ली इन 1227। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे ही इल्तुतमिश अनेक्स करने जाते हैं मुल्तान को, मिनहाज उनके साथ जाते हैं 1227 में। उनका रिलेशन जो था मिनहाज का इल्तुतमिश के साथ काफ़ी अच्छा था। एट दिल्ली ही वॉज मेड इमाम काजी एंड द खती। हम लोग देखते हैं कि इल्तुतमिश भी काफ़ी इम्प्रेस रहते हैं मिनहाज से, और इनको वहाँ पर इमाम, काजी और खती का डिफरेंट पोजीशंस मिलता है। इन 1231 ही अकम्पनीड इल्तुतमिश ड्यूरिंग द ग्वालियर सीज एंड आफ्टर द कॉन्क्वेस्ट ही वॉज मेड इमाम, काजी एंड खती of Gwalior. In 1237, he regained the principalships of the Nasiruddin Madrasa. However, following Iltutmish's death, he got involved with the active politics of the court, which affected his fortune. इनका पॉलिटिक्स तब तक बहुत अच्छा था जब तक इल्तुतमिश थे। इनको डिफरेंट पोजीशंस मिलता है कोर्ट में, ये काफ़ी और भी रिनोड होने लगते हैं क्योंकि इनका स्कॉलर मतलब इनका बैकग्राउंड स्टडी का काफ़ी अच्छा था, तो लोग काफ़ी इम्प्रेस हो जाते थे। तो इल्तुतमिश भी काफ़ी इम्प्रेस थे और इनको इमाम, काजी और खती का डिफरेंट पोजीशंस देते हैं। लेकिन इल्तुतमिश के डेथ के बाद यह मतलब एक्टिव पॉलिटिक्स में आ जाते हैं कोर्ट के, और काफ़ी फॉर्च्यून्स जैसे कि नेगेटिव पॉलिटिक्स में इंटर हो जाते हैं, जिसकी वजह से इनका फॉर्च्यून जो है वो काफ़ी अफेक्ट हो जाता है। फिर हम लोग आगे देखते हैं। The fluctuating fortunes and his active participation in politics influenced Minhaj's writing. क्योंकि अब वो एक्टिव पॉलिटिक्स में घुस चुके थे और उनका पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में ज़्यादा था, जिसकी वजह से उनका राइटिंग बहुत ज़्यादा इफेक्ट होने लगा था। On one occasion, he openly sided with Sultan Muizuddin Barham Shah and had to face the exile for long 2 years. The lesson learned thereafter, he never got involved openly siding with one group or the other. हम लोग देखते हैं कि एक ओकेजन में वो ओपनली साइड हो जाते हैं सुल्तान म्यूजिद्दीन के साथ, बट उनको बहुत ज़्यादा एग्जाइल फेस करना पड़ता है। उनको 2 साल के लिए वहाँ से हटना पड़ता है क्योंकि वो एक ग्रुप को सपोर्ट किए, दूसरे ग्रुप को नहीं सपोर्ट किए, तो दूसरा ग्रुप काफ़ी रिवोल्ट करने लगता है, तो जिसकी वजह से वो छोड़ देते हैं वहाँ से कोर्ट को और दूसरे जगह चले जाते हैं। फिर इससे वो आप कुछ भी करते हैं तो उससे आप क्या करते हैं, एक लेसन सीखते हैं। तो उससे यह एक लेसन सीखते हैं कि वो कभी भी किसी भी ग्रुप को सपोर्ट नहीं करेंगे। The Tabaqt begins with the discussions from the Adat to Prophet. जैसे कि हम लोग जानते हैं, अभी हम लोग ने कुछ देर पहले देखा कि जो मिनाज थे उनका राइटिंग था तबक्त डायनेस्टीज हिस्ट्रीज के बारे में बताता है। तो पहला जो तबक्त है वो डिस्कस करता है एडम्स टू प्रॉफिट के बारे में एंड खलीफ्स ऑफ इस्लाम के बारे में, 1 से 4 तबक तक। आफ्टरवर्ड ईच डायनेस्टी इज डेल्ट इन द सेपरेट चैप्टर ऑफ तबक। उसके बाद सब सेक्शन से उसमें डिफरेंट डायनेस्टीज़ के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं।
The history of pre-Islamic Iran and Yemen is discussed in the तबक 5 to 6. Pre-Islamic या इस्लामिक के बारे में हम लोग कहाँ डिस्कस करते हैं? ईरान एंड यमन का 5 to 6 तबक में. From the 7th tabak onwards, Minhaj talks about the history of the ruling dynasties of Iran and Central Asia. From 8 to 10 तबक ही आपको थोड़ा सा याद करना होगा. आप 2 से 3 बार इस चीज़ को लिखिएगा, 10 बार बोलिएगा, you will automatically learn it. You have to give some time to unit 1 because it is not easy. ये easy नहीं है, थोड़ा सा tough है. So बट पढ़ना बहुत इम्पॉर्टेंट है सारा यूनिट. आप एग्ज़ाम में इसको क्वेश्चंस को थोड़ा सा यू कैन नो सी बट स्किप कर सकते हैं. बट माई सजेशन विल बी दैट यू शुड स्टडी एवरीथिंग, शुड नॉट स्किप एनीथिंग. हो सकता है इससे ज़्यादा क्वेश्चन आ जाए, है ना, शॉर्ट क्वेश्चन आ जाए इससे बहुत ज़्यादा, तो आप फिर स्किप नहीं कर पाइएगा, वो कंपलसरी हो जाएगा. तो आपको ज़रूरी है कि आप इसको भी पढ़िए अच्छे से, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए, मेन पॉइंट्स का आपको जो याद हो रहा है आप इसको पढ़िए, फिर एक बार अपने से कॉपी में लिख के देखिए कि हमको कितना याद हुआ है, क्या नहीं याद हुआ है, इसको याद कीजिए, अभी से कीजिए ताकि एंड समय में आपको दिक्कत ना हो. तो जितने भी तबक्स डिवाइडेड है एक बार आप उसको देख लीजिए. इससे क्या होगा, आपके मार्क्स इन्हांस होंगे. सारे लोग इस चीज़ को नहीं लिख पाएंगे, उनको हार्ड होता है लर्न करने में. आप लिखिएगा तो ऑफकोर्स योर राइटिंग इज़ डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, so you are going to fetch more marks. So 8 to 10 tabak जो है वो deliberatory upon the Safadis, Samandis and the Dalemites. Tabak 16 to 23 are the most exhaustiveness. Tabak 16 to 19 deals with the Sabbasnis dynasty of Ghor. From the Nasiruddin Muhammad regions onward, it turns to the annual chronicles. The discourse ended the last tabak with the deliberations of the rise of the Mongol power under the Chinggis Khan and his successor. तो डिफरेंट तबक्स डिफरेंट डायनेस्टिक हिस्ट्रीज़ के बारे में बताते हैं. और जैसे लास्ट तबक के बारे में हम लोग आते हैं, लास्ट चैप्टर, तो उसमें हम लोग मोंगलो इन्वेजन्स के बारे में देखते हैं, उनके पावर के बारे में देखते हैं, जो चिंगीज़ खान्स जो थे उनके सक्सेसर्स के बारे में हम लोग देखते हैं. Minhaj's analogy on the Bakhtiyar Khilji Destroyers campaign towards the Tibet is interesting. इनके काफ़ी इंटरेस्टिंग कैंपेन्स के बारे में भी ये लिखते हैं. मिन्हाज का जो और राइटिंग स्किल था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग था. तो ये बख्तियार खिलजी के बारे में लिखते हैं, उनके डिफरेंट कैंपेन्स के बारे में लिखते हैं जो तिब्बत में हुआ था. He argues that Bakhtiyar wanted to control the supply lines of the Tangan horses. Similarly, Minhaj's writing is indirectly conveys that he did not like the treachery of the Iltutmish in getting rid of his rival. तो ये बोलते हैं कि बख्तियार खिलजी जो थे वो उनको कंट्रोल चाहिए था हॉर्सेस का, तंगान हॉर्सेस का. तो और जो सप्लाई लाइन था तंगान हॉर्सेस का उस पर इनको कंट्रोल चाहिए था. वहीं पे मिन्हाज लिखते हैं इल्तुतमिश के बारे में कि उनको यह पसंद नहीं था कि वो हमेशा राइवलरी करते थे, did not like the treachery of the Iltutmish. वो उनको ट्रेचरी नहीं पसंद था, getting rid of the rivals. He clearly underlines the Yalduz and the Kubuch being the rulers of the nobler qualities than Iltutmish. और ये भी बोलते हैं कि यल्दूज और कुबाचास जो थे वो ज़्यादा बनने के काबिल थे रूलर्स में इल्तुतमिश को देखा जाए तो. इल्तुतमिश उनके अनुसार उतना नहीं थे. It is just a point of view given by Minhaj in his book. Now, on account of the political affiliations, he often ignores the certain important events and development. इन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट इवेंट डेवलपमेंट को भी इग्नोर किया है पॉलिटिकल एफिलिएशंस में. फॉर हिम राइज ऑफ रिहाना वॉज जस्ट एन एक्सीडेंटल. इनको ऐसा लगता है कि राइज जो हुआ रिहान का ये एक एक्सीडेंटल था. यह क्रिटिसाइज करते हैं रजिया को, उनके अटैम्प्ट्स को, ब्रेक डाउन ऑफ पावर ऑफ द ओल्ड टर्किश, क्योंकि उनको लगता है कि रजिया जो ब्रेक डाउन की थी पावर ओल्ड टर्किश का, यह गलत था, by bringing the Yaktu. Similarly, Minhaj details of early Turkish campaign, though detailed, hardly provided the perspective and intensity of India's resistance. He has also completely ignored the discussions on the impact of the Turkish conquest and changing administrative structure. ये बहुत कुछ इग्नोर करते हैं. पॉलिटिकल एफिलिएशंस में देखते हैं हम लोग, क्योंकि बीच में काफ़ी डिस्टर्ब भी हो गए थे, तो इनका काफ़ी कुछ इग्नोरेंस भी देखते हैं, काफ़ी कुछ वन साइडेड भी ये लिखे हैं. एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो टर्किश का होना चाहिए उसके बारे में ये उतना इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाए हैं.
हावेवर हम लोग इनके इम्पॉर्टेंस जो अकाउंट्स है उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। जब आप क्रिटिकल एनालाइज कर रहे हैं किसी चीज़ को, आपको मिलेगा क्रिटिकल एनालाइज द मिनाज वर्क, सो आपको पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लिखना है। However, all this does not belies the importance of Minhaj's accounts. Minhaj himself was an acclaimed scholar. यह काफ़ी एक अच्छे स्कॉलर थे। Even निज़ामुद्दीन औलिया वो यूज़ टू विजिट मिनाज लिसन्स टू वीकली डिस्कोर्स। जो निज़ामुद्दीन औलिया थे वो भी जाके इनका वीकली डिस्कोर्स को सुनते थे। His descriptions like life and activities of Shamsi and Qutbi Maliks is extremely exhaustive, with whom he himself was closely connected. But where Minhaj excels without biases is his account of the Mongols' portrayal and the Chinggis Khan is very informative. इनका जो एक बहुत अच्छा वर्क है रिटन है वो है मोंगलोज के बारे में, मोंगलोज पोर्ट्रेयल्स ऑफ द चेंगीज़ खान। इसमें यह काफ़ी अच्छे से बिना ब्यास का लिखते हैं, कोई एक तरफा नहीं लिखते हैं, वन साइडेड नहीं लिखते हैं। हिज फेथ, हिज फेरोसिटी, हिज काइंड हार्टेडनेस, क्वालिटीज़ ऑफ जस्टिस, डिसिप्लिन आर एग्जॉस्टिवली डिस्क्राइब्ड। तो जो चेंगीज़ खान का डिफरेंट क्वालिटीज़ था उसके बारे में इन्होंने बहुत अच्छे से इस बुक में डिस्क्राइब किया है। अब हम लोग डिफरेंट स्कॉलर्स को जैसे ही देख रहे हैं, तो अब हमारे नेक्स्ट स्कॉलर है अमीर खुसरो। Amir Khusro, he was also one of the very great scholar, very great historian. He is known as the Abul Hasam Yaman. Uddin Khusro, he was an Indian Sufi singer. यह एक इंडियन सूफी सिंगर थे, म्यूजिशियन थे, पोएट थे, स्कॉलर थे, और यह फ्लरिश करते हैं कब? दिल्ली सल्तनत के अंदर। इनका जन्म हुआ था 1253 में और इनका डेथ होता है 1325 में। In the cultural history of Indian subcontinent, he is the legendary person. He was a mystic, and Nizamuddin Aulia of Delhi, India, was his spiritual teacher. He primarily composed poetry in Persian, although he also wrote in the Hindi. यह एक बहुत अच्छे legendary person थे। He was a mystic, and Nizamuddin Aulia of Delhi of India was his spiritual teacher. इनके जो टीचर थे आमिर खुसरो के, उनका नाम था निज़ामुद्दीन औलिया, जो दिल्ली में रहते थे। इन्होंने बहुत सारे पोएम्स को कंपोज किया है जो पर्शियंस में है, उसको इन्होंने कन्वर्ट भी किया है हिंदी में। ही इज़ फ्रीक्वेंटली क्रेडिटेड with the creating the Halik Barari, a poetry vocabulary that includes phrases from Arabic, Persian and Hindi. Khusro has been referred to with the founder of the Urdu literature. खुशरो एक काफ़ी डिफरेंट लैंग्वेजेस के स्कॉलर थे, उनको बहुत सारे लैंग्वेजेस पता थे, तो आप इसी से समझ सकते हैं कि वो सच अ रिनोट पर्सन। आपको एक लैंग्वेज अच्छे से नहीं पता होता है, बट इनको अरबिक, पर्शियन, हिंदी और इनको उर्दू लिटरेचर का फाउंडर भी कहा जाता है। द वॉइस ऑफ इंडिया और द पैरट्स ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। खुशरो इज क्रेडिटेड टू बीइंग द फाउंडर ऑफ द कवाली। खुशरो को ही फाउंडर ऑफ कवाली भी कहा जाता है। ये सब आपके एमसीक्यू क्वेश्चंस में आ सकता है, सो please pay attention to these things. A Sufi devotion singing style that is still extensive practice in Pakistan and India. सूफ़ी डेवलपमेंट जो हुआ वो इनके रीजन में ही हुआ, और सूफ़ी सिंगिंग जो है वो अभी भी हम लोग देखते हैं कि कितना फेमस है इंडिया और पाकिस्तान में। सूफ़ी सिंगिंग, सूफ़ी डांस, वाइट कलर का ड्रेसअप होता है, इट इज़ सो ब्यूटिफुल, सो इट इज़ स्टिल रेलिवेंट इन टूडेज वर्ल्ड ऑल्सो, इन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑल्सो। He also brought ghazal songs from India. जो गज़ल सॉन्ग होता है इंडिया का, उसको भी इन्होंने लाया। खुशरो was a master in variety of Persian poetic genre that emerged in the medieval Persian, including the Nizam Khamas and the Khaniq's Qasidas. He employed 11 different metric schemes with 35 different divisions. In addition of the ghazals, Katab, Rubai, Do Bati and the Taqib Band, he also wrote in the other poetry forms. He made a major contribution to the growth of the ghazal. हम लोग देखते हैं कि जो खुशरो हैं वो डिफरेंट चीज़ को जो है वो लाते हैं, जैसे कि सूफ़ी सिंगिंग को लाते हैं, इनको पेरेट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ये गज़ल को भी लाते हैं इंडिया से, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गज़ल्स का डिफरेंट फॉर्म्स होता है उसको लाते हैं और उसका भी ग्रोथ करवाते हैं। तो इनका भी ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट है गज़ल के ग्रोथ में, जो कंट्रीब्यूशन है इनका उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट है इनका भी कंट्रीब्यूशन, उसको हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। नॉट मच इज़ नोन अबाउट खुशरोज फैमिली बैकग्राउंड। उनके फैमिली बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा तो नहीं पता है, बट खुशरो के जो
फादर थे सैफीउद्दीन लचीन वॉज अ टर्किश स्लेव फ्रॉम सेंट्रल एशिया. बोथ हिज फादर एंड मैटरनल ग्रैंडफादर इमाम उद मुल्क वॉज अ पेटी स्लेव आमिर्स ऑफ इल्तुतमिश. तो जो खुसरो के फादर थे, ग्रैंडफादर थे, वो दोनों जो थे वो स्लेव्स थे इल्तुतमिश के. सून इमाद उल मुल्क बिकेम द ट्रस्टेड आमिर्स ऑफ द बलबन, और ये एक बहुत ट्रस्टेड आमिर्स बन जाते हैं बलबन के. ही हेल्ड द पोस्ट ऑफ अर्जी शिखर ऑफिस इन चार्ज ऑफ रॉयल फैल्कन्स. His father died when he was just 7 years old, so he brought up his maternal grandfather Imad ul Mulk at Delhi. When Imad ul Mulk died in 1273, Khusro joined Balban nephew Khusro Khan. However, Khusro's talent was it at the best under the Khaljis. Jalaluddin Khalji made him Nadim-e-Khas, chief courtiers. तो जैसे कि इनके फादर और ग्रैंडफादर जो थे वो इल्तुतमिश के स्लेव थे, तो जैसे ही इनका जो पोजीशंस हाई होने लगता है ये बुलाते हैं. ये बलबन से ज़्यादा अटैच थे, बलबन के समय में इनका ग्रोथ होता है. तो ये इनके फादर का जब ये 7 ईयर्स के थे तभी डेथ हो जाता है. तो ये अपने ग्रैंडफादर को दिल्ली बुलाते हैं, ग्रैंडफादर का भी फिर डेथ हो जाता है. तो फिर ये ज्वाइन कर लेते हैं बलबन के आर्मी को. फिर जलालुद्दीन के समय में इनका ज़्यादा राइज होता है और इनको पोजीशन भी दिया जाता है चीफ कोर्टियर्स का, नदीम-ई-खास का. Amir Khusro has been writing poems since he was a little child. His tenacious nature and the good fortunes to have affluent sponsor in the forms of noble princes and kings allowed his brilliance to flourish and support itself. He became recognized as one of the India's most inventive poets. He used fresh metaphors and similes. For example, the sun would represent galloping deers, fire streams, darts in the sky, a washing agents for soil and water, and so on to him. आमिर खुसरो एक बहुत अच्छे पोएट थे. इन्होंने डिफरेंट पोएम्स लिखा है, बच्चों के लिए भी लिखा है. इनका हिज टेनेशियस नेचर एंड गुड फॉर्च्यून, इनका नेचर काफ़ी अच्छा था, फॉर्च्यून तो काफ़ी अच्छा था ही. इनको डिफरेंट एफ्लुएंस स्पॉन्सर्स भी मिलता था, इनको डिफरेंट प्राइजेस मिला है किंग्स के द्वारा इनके ब्रिलियंस के लिए. जो ये फ्लरिश करते हैं ये भी इनको काफ़ी सपोर्ट दिया इनके लाइफ में. द सन वुड रिप्रेजेंट गैलोपिंग डियर्स, ये सब मेटाफोर्स काफ़ी इन्हांसिंग वे में लिखा गया है इनके द्वारा. डिफरेंट बुक्स जो इनके द्वारा लिखा गया है वो हम लोग देख लेते हैं. बुक लाइक फर्स्ट द कुरान उस सदीन, हिज हिस्टोरिक Masnavi was written as a poetry emphasizing the encounter between the Qayyubad and Bughra Khan. Diwan ul Futu, it was a verse-based work. This book contains descriptions of Jalaluddin Khilji military operation. Diwan Rani and the Khizri Khan in the Masnavi, Amir Khusro tells the tale of the Khizri Khan and the Diwan Rani romantic adventures. Different books जो इनके द्वारा लिखा गया इसमें से आप एटलीस्ट 2 भी याद कर लीजिएगा तो इट विल बी वेरी गुड. It will be helpful to you only. You are going to fetch marks. Nu-e-Sifir, his literary composition focuses on the political and the social circumstances under the Kutubuddin Mubarak Shah. एक बुक है उनके Nu-e-Sifir, ये एक लिटरेरी कॉम्पोजिशन है जो फोकस करता है पॉलिटिकल और सोशल सर्कमस्टांसेस जो कुतुबुद्दीन मुबारक शाह के अंदर हुआ था. काजीन उल फितू, फिर एक तुगलक नामा जो है वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट है. यह एक हिस्टोरिकल मसनवी है. इन दिस बुक द ट्रिम्फ ऑफ द चियासुद्दीन तुगलक ओवर द खुसरो खान इज हाईलाइटेड. यह एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है तुगलक नामा, ये तो आप याद कर ही लीजिए. नाउ कवाली म्यूजिक विच इनकॉर्पोरेट्स टेबल, सितार, तरान एंड सूफी म्यूजिक वॉज क्रिएटेड बाय खुसरो. डिफरेंट म्यूजिक्स जो था तबला, सितार, ये सब खुसरो के द्वारा ही क्रिएटेड था. आप इसी से समझ सकते हैं कि ही वॉज सच अ रिनोट पर्सन. He helped India to get it where it is today, and thanks to his writing and singing talent, his words still inspire Sufi shrines across the subcontinent. Khusro produced a variety of poetry and songs, one of which was about his close buddy Nizamuddin Aulia. Even though the world has forgotten him at 72, his melodies still motivate us. Another aspect of his impact was creation of the sitar.
इनके द्वारा डिफरेंट चीज़ का क्रिएशन होता है, जैसे कि कव्वाली म्यूज़िक का, सितार का, तबला का। इनके कंट्रीब्यूशन को हम लोग कभी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। भले ही आज के लोग इनके वर्क्स को फॉरगॉट करते जा रहे हैं, लेकिन अभी भी इनका मेलोडीज़ जो है वो डिफरेंट सिंगर्स यूज़ करते हैं, और सितार का जो क्रिएशन था वो भी इनके द्वारा किया गया था। तो इसी से ये सब चीज़ आप देख के समझ सकते हैं कि ही वॉज सच अ रेनॉट पर्सन। नाउ वी आर गोइंग टू डू ज़ियाउद्दीन बरानी। ज़ियाउद्दीन हियर इज़ अनदर स्कॉलर। ये भी एक बहुत अच्छे रिनॉट पर्सन थे, रिनॉट हिस्टोरियन थे, स्कॉलर थे। ये 14th सेंचुरी इंडिया में आते हैं। ही वॉज हिस्टोरियन एंड स्कॉलर। यह जन्म लेते हैं 1285 में। Biruni hailed from a family of a scholar and revived a comprehensive education. ये काफ़ी educated family से born and brought up हैं. His writing focused on the Delhi Sultanate and covered political, social and cultural aspect. इनके जो writings है वो mainly दिल्ली सल्तनत पे focus है, उसके culture क्या क्या political, social issues हुआ था दिल्ली सल्तनत में उस पे focused है. Biruni's most important work is the Turkish Firz Shahi. इनकी जो बहुत important work है वो यही है, तर्की फिर्ज शाही. He emphasized historical accuracy and the use of primary sources. इन्होंने different primary और secondary sources historical accuracy का help लिया अपने वर्क को करने में. His ideas influenced future historians and shaped the field of historiography. Biruni dedications of scholarship and his insight into medieval Indian history continue to be valued and studied today. इनके द्वारा ही डिफरेंट हिस्टोरियंस जो है वो काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए और हिस्टोग्राफी में इनका बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है. बरानी का जो डेडिकेशन है वो बहुत सारे स्कॉलरशिप जो हैं उसको यूज़ करते हैं, उनके आइडियाज़ को यूज़ करते हैं. बरानी बिलीव्ड इन द ट्रांसफॉर्मेटिव पावर ऑफ लर्निंग एंड द परस्यूट ऑफ नॉलेज. इनका जो मेन बिलीव था कि आपको नॉलेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉलेज इज़ द पावर. You can change anything if you have knowledge. He recognized the significance of education in shaping individual and society. यह बोलते हैं कि education एक बहुत important चीज़ है जिससे एक individual इंसान और society दोनों change हो सकता है. According to him, knowledge was a precious asset that empowered rulers to make informed decisions and citizens to lead better lives. यह कहते हैं कि knowledge से एक रूलर बहुत एम्पावर्ड रूलर हो सकता है, काफ़ी अच्छा रूल कर सकता है, एक सिटीज़न काफ़ी अच्छा डिसीजन ले सकता है और उसका लाइफ काफ़ी बेटर हो सकता है. वन ऑफ Biruni's फंडामेंटल प्रिंसिपल वॉज परस्यूट ऑफ हिस्टोरिकल एक्यूरेसी. इनका एक बहुत अच्छा फंडामेंटल प्रिंसिपल था कि इनका हिस्टोरिकल एक्यूरेसी काफ़ी अच्छा था. He emphasized the need of historians to rely on the primary sources and authentic accounts rather than rumors and unreliable information. इनका हमेशा कहना था कि आप हिस्टोरिकल सोर्सेज पे फोकस कीजिए, जो रिटन है उस पे, प्राइमरी अकाउंट्स पे फोकस कीजिए. जो र्यूमर्ड है, जो व्हाट्सएप पे आ रहा है, एनी वेयर यू आर सीइंग इट, यू आर रीडिंग इट, जस्ट डोंट फोकस ऑन इट. आप हिस्टोरिकल चीज़ पे फोकस कीजिए, आप बुक्स को रीड कीजिए, इंस्क्रिप्शंस को रीड कीजिए, मैन्यूस्क्रिप्ट्स को रीड कीजिए और उस चीज़ से, ऑथेंटिक चीज़ से आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए. Biruni believed that utilizing reliable sources ensured more precise and न्यूअन्स्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पास्ट. इनका कहना था कि हम लोग अगर हिस्टोरिकल सोर्सेज को पढ़ते हैं, पास्ट को पढ़ते हैं, तो हम अच्छे से जो प्रेजेंट में हो रहा है उसको भी अच्छे से समझ पाएंगे. Biruni most important contribution was his work and his as a historian. इनका एक बहुत important contribution जो था एज ए हिस्टोरियन रहा है. ही रोट अ बुक. ये इनका एक जो बुक था जो हम लोग ने फर्स्ट पैराग्राफ में देखा, तर्की फिर्ज या शाह, यह बहुत इंपॉर्टेंट वर्क है. द हिस्ट्री ऑफ फिर्ज शाह इसमें है, विच प्रोवाइड अ डिटेल अकाउंट ऑफ दिल्ली सल्तनत फोकसिंग ऑन द रेन ऑफ द सुल्तान फिर्ज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक के बारे में एक अकाउंट दिया गया है इसमें, बहुत अच्छे से डिटेल्ड अकाउंट है. Understanding of political structures. Biruni writing help us understand the political structure and power dynamics of the Delhi Sultanate. इन Biruni's के राइटिंग से हम लोग पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स को काफ़ी अच्छे से समझ पाते हैं, डायनेमिक्स को समझ पाते हैं जो दिल्ली सल्तनत में होता था, क्योंकि इनका राइटिंग दिल्ली सल्तनत पे ही फोकस था. तो दिल्ली सल्तनत का क्या पॉलिटिकल एंड सोशल स्ट्रक्चर्स था वो हम लोग समझ पाते हैं. ही डिस्क्राइब्ड हाउ द रूलर्स गवर्नड एंड मेड डिसीजंस. हिज एनालिसिस टू द monarchy gives us the insight into the challenges faced by the sultans and how their policies affected the states and its people.
तो इनका जो अकाउंट्स है, इन्होंने जो लिखा है, उससे हमें पता चलता है कि मोनार्की का क्या इम्पोर्टेंस था उस समय, और क्या क्या उन लोगों को भी फेस करना पड़ता था, क्या क्या चैलेंजेस, क्या क्या नो स्कीम्स आती थी, जैसे कि अभी स्कीम्स कहते हैं, तो क्या क्या चीज़ जो था वो लाया जाता था लोगों के द्वारा, लोगों के लिए वहाँ उस समय क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता था। डिफरेंट चीज़ें जो है उनके राइटिंग में हम लोग देखते हैं। Insight into society and cultures, Barani writing also covers the social and cultural aspects of medieval India. He wrote about the religion and the caste system and social hierarchy and the role of a woman. His observation helps us understand the complexities of society during that time. हम लोग डिफरेंट सोसाइटी एंड कल्चर्स के बारे में भी जानते हैं बरानी के राइटिंग से। उस समय का विमेन का पोजीशन कैसा था, हायरार्किकल स्ट्रक्चर, कास्ट सिस्टम क्या था, क्षत्रियास, ब्राह्मण, शूद्रास, वर्णास क्या था उस समय, कैसे डिवीजन था, क्या क्या ऑक्यूपेशन था, क्या वो ऑक्यूपेशन पे डिवाइडेड था, ये सब चीज़ हम लोग इनके राइटिंग से समझ पाते हैं। एडवोकेटिंग ऑफ एक्यूरेसी, बरानी स्ट्रेस द इम्पोर्टेंस ऑफ एक्यूरेसी इन द हिस्टोरिकल अकाउंट। ही क्रिटिसाइज्ड हिज कंटेम्पररीज for relying on the unreliable sources. He emphasized that the use of authentic sources and critical analysis to ensure the accuracy in the historical reach. या बोलते हैं, ये स्ट्रेस करते हैं कि हमें हिस्टोरिकल अकाउंट्स पे ही फोकस करना चाहिए, अनरिलायबल सोर्सेज पे हमें कभी भी फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो अनऑथेंटिक होते हैं। ऑथेंटिक सोर्स पे हमें फोकस करके क्रिटिकली एनालाइज करना चाहिए किसी चीज़ को, वन साइडेड कभी भी एनालाइज नहीं करना चाहिए। सो वी आर डन विथ आर this part, unit 1 second part, we are done. So in the next lecture we are going to cover part 3. Thank you everyone. So do like, subscribe and share my video with your friends. Thank you.